आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी को नमस्ते। आज की हमारी क्लास है ट्वेल्थ फिजिक्स के, जो हम ट्वेल्थ फिजिक्स में हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसका यह पार्ट 2 है। थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने आपको विद्युत ऊर्जा तक करवा दिया था। आज हम शुरू करेंगे विद्युत शक्ति से। तो छोटी छोटी ये परिभाषाएं हैं, इनको समझते हैं, क्योंकि एक एक नंबर में कई बार इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली जो हमारी डेरिवेशन है वह पहली जो परिभाषा है वह है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होती है? तो कार्य करने की जो समय दर है उसी को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या? कार्य करने की समय दर। कार्य करने की समय दर को शक्ति या सामर्थ्य भी कहते हैं, इसको कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो सब कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा, और कार्य वो एक ही बात है, बटे समय अंतराल। तो ऊर्जा मतलब W और समय मतलब T सेकंड। तो इसका मात्र फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बराबर W/T, जूल बटे सेकंड, या क्या होता है? वाट होता है। जूल बटे सेकंड को ही हम वाट कहते हैं। और अब आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले पार्ट में आपको विद्युत ऊर्जा के कई सूत्र लिखवाए थे। तो यहाँ पर W की जगह पर आप सारे फॉर्मूले रखकर अलग अलग इसके फॉर्मूले भी आप विद्युत शक्ति के बना सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे रखा है। P बराबर W बराबर VIT फॉर्मूला मैंने बताया था। तो यहाँ W की जगह पर हमने VIT रखा, तो T से T कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका P बराबर VI। यहाँ से फिर हमने इस W की जगह पे जो हमने अगला फॉर्मूला लिखा था W का, वो क्या था? V²T/R। तो यहाँ T पहले से है, तो T से T कैंसिल हो जाएगी, तो P बराबर क्या आ जाएगा? V²/R। ये हो जाएगा। अगला जो W का मान था I²RT था, तो यहाँ पे इस W की जगह हमने रख दिया I²RT, तो T से T खत्म, तो P बराबर आ गया I²R। यहाँ से ये हो गया आपका P का अगला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले हैं हमारी विद्युत शक्ति के अलग अलग। यहाँ पर आप चाहें तो इसका विमा भी लिख सकते हैं। तो विमा क्या हो जाएगी? P की विमा। अब P की विमा क्या होगी? फॉर्मूला क्या होता है? W/T, यानी ऊपर लिखेंगे W की विमा और नीचे समय की विमा। समय की विमा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? W की यानी कार्य की विमा क्या होती है? mL²T⁻², और नीचे क्या हो जाएगी? समय की विमा T। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? mL²T⁻³ हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी इसकी विमा। ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। यहाँ से किलोवाट घंटा, या इसको 1 किलोवाट घंटा भी बोल सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा क्या है? 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का वह मात्रक है जो कि 1 किलोवाट की शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। यानी कि अगर 1 किलोवाट शक्ति का कोई परिपथ है, उसमें 1 घंटे तक यूज हो, तो उसे हम कहेंगे क्या? 1 यूनिट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, यहाँ से 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है वो हम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, 1000। और यहाँ 1 घंटा में अगर सेकंड देखें तो कितनी होती है? 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ यहाँ पे, तो देखिए 36 गुणा, और कितनी पावर, कितनी जीरो आ जाएंगी? 1 2 3 4 5, तो 5 पावर हो जाएगी। और पॉइंट को और इधर लेके आएंगे तो 3.6, एक और बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा ये। ठीक है। तो ये इसमें एक इसका मात्रक और होता है, 1 HP यानी हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है। ठीक है, काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए अपना अगला टॉपिक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत सेल। देखिए ध्यान से समझना, इसको काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है विद्युत सेल क्या होता है। तो विद्युत सेल की अगर हम बात करें तो ऐसी युक्ति जो
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसे हम कहते हैं उस युक्ति को कहते हैं हम सेल, जिसका काम होता है किसी भी परिपथ में लगातार आवेश के प्रवाह को बनाए रखना। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल लिख दिया है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो सेल सामान्यतः दो प्रकार का होता है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहला हमारा जो प्रकार है वो है प्राथमिक सेल या शुष्क सेल। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वे ऐसे सेल जिनको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वे सेल जो सीधे सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और उन्हें दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता, ऐसे सेलों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। जिसमें आपका लेग्लांसी सेल आता है, डैनियल सेल, वोल्टियस सेल या शुष्क सेल, ये सब क्या है? प्राथमिक सेल है। दूसरा है हमारा द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल हमारा क्या होता है? वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। यानी आप जानते हैं कि विद्युत अपघट्य जो रासायनिक पदार्थ होता है उसमें वो रासायनिक ऊर्जा भरी होती है, तो उसे पहले इकट्ठा कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, और फिर आवश्यकता पड़ने पर इसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो वह जो उसमें स्टोर हुई ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, उसी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे दोबारा से चार्ज भी किया जा सकता है। द्वितीयक सेल इसीलिए हम इसको कह रहे हैं। और इस जैसे इसका उदाहरण है सीसा संचायी सेल। अब इसको यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर हमने कोई ले लिया, कोई यहाँ पे इसमें क्या है? विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। ऐसे ये है आपका विद्युत अपघट्य, ठीक है। और इसमें दो धातु की प्लेटें होती हैं इस तरीके से, और ये जो प्लेटें हैं इनमें एक होती है धनावेशित प्लेट और एक होती है ऋणावेशित प्लेट। तो अगर एक को हम धनावेशित बोल दें, एक को ऋणावेशित, ये मान लीजिए धन प्लेट है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कैथोड। और ये ऋणावेशित प्लेट है, इसको कहेंगे एनोड। और इन दोनों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनको कहेंगे इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको एनोड कहते हैं, एनोड, और ये होगी कैथोड। तो सेल आपको समझ में आ गया होगा कितने प्रकार का होता है, क्या काम करता है और क्या इसमें चीज़ें होती हैं, वो मैंने सारी आपको यहाँ पे बता दी हैं। और अब सेल से आगे की चीज़ें हम करेंगे, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या कैसे कहते हैं इसको, तो मैंने वो समझा दिया है। चलिए अगला टॉपिक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। समझते हैं क्या होता है। देखिए हमने लिखा है एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहते हैं इंग्लिश में, इसीलिए ईएमएफ से भी इसको लिख देते हैं, शॉर्ट में इसको ई से लिख देते हैं। तो ई बराबर W/Q। ये जो W है यह पूरे परिपथ में सेल सहित, अब मैं इसका पहले आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। जैसे यह हमारा मान लीजिए कोई सेल है, यह हमारा एक सेल है, ठीक है। तो यहां पर इस सेल में ये हमारा विद्युत अपघट्य है, यहां हमने एक प्लेट लगा दी, यहां दूसरी प्लेट लगा दी, और हमने क्या किया, बाह्य एक प्रतिरोध लगा दिया R, ठीक है। मान लीजिए ऐसे इसमें धारा बह रही है, ठीक है। तो यहां से एकांक आवेश को, यानी एक कूलाम आवेश को हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां किसी
जैसे यहां से मान लीजिए इसने पूरे परिपथ में उस एकांक आवेश को घुमाया सेल सहित यहां से यहां तक पूरे परिपथ में, तो इस सेल को जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी या जितना उसको कार्य करना पड़ेगा उस आवेश को प्रवाहित करने में पूरे परिपथ में सेल सहित, उसी को हम कहेंगे विद्युत वाहक बल, उस सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, यहां से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां से इसी चीज को मैंने लिखा है, इसे ई से व्यक्त करते हैं, ई बराबर W/Q, और जूल बटे कूलाम, या इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और ये बात भी आप ध्यान रखना, किसी एक सेल के लिए उसका जो विद्युत वाहक बल है वो नहीं बदलता, अलग अलग सेलों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल का जो ई होता है 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, और जैसे हमारा वोल्टीय सेल होता है तो उसका कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है। ठीक है, या डेनियल सेल का भी इतना ही होता है, ई बराबर 1.08 वोल्ट। तो अलग अलग सेलों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक सेल के लिए वो विद्युत वाहक बल सेम रहेगा। अगला है हमारा टर्मिनल विभवांतर। अब ये टर्मिनल विभवांतर क्या है, टर्मिनल विभवांतर का मतलब सीधा है कि यहां से हम कोई भी एकांक, उसी एकांक आवेश को किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ेगा, मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो उस एकांक आवेश को यहां से यहां तक प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। तो फॉर्मूला वही है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डब्ल्यू एक्सटर्नल। ठीक है, तो वो बाहर के लिए, मतलब सेल के घोल में होके, सेल के अंदर नहीं, केवल किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला वही हो जाएगा W/Q वोल्ट। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें लिख दी हैं आसान भाषा में आपके लिए कि एकांक आवेश को पूरे टर्मिनल को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाहरी परिपथ में बहाने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है या जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे टर्मिनल, उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। वही V बराबर W/Q, ये क्या हो जाएगा, बाहर घुमाने में। ठीक है, फिर आता है आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के, अब देखिए यहाँ पे आप समझना, यहां से देखो, यहां से यह, इसको हम ऐसे प्रवाहित करेंगे किसी आवेश को, यहाँ पर ये हमने कोई बाह्य प्रतिरोध लगा दिया, कोई बल्ब लगा दिया, तो बल्ब जलेगा तो ऊर्जा, अब इसमें से जो धारा है प्रवाहित कैसे होती है, प्लस से माइनस की ऐसे होते हुए और इसके अंदर होते हुए फिर ऐसे प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो घोल है यह उस धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, तो उस रुकावट को ही क्या कहते हैं, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी सेल आप जितना अच्छी क्वालिटी का होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यहाँ पर मैंने ये डायग्राम भी बना दिया है। तो जो हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको ऐसे व्यक्त करते हैं, ये सेल का साइन है ऐसे करके। ठीक है, वहां पे शायद मैंने नहीं बताया था, इस तरीके से। तो यहाँ पर सेल के पास ही छोटा सा स्मॉल r बना होता है, और उसको ऐसे बाउंड्री कर देते हैं उसकी डॉट डॉट करके, तो वही क्या होता है, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। और यह क्या है, यह सेल का बाह्य प्रतिरोध है, यह सेल का नहीं मतलब परिपथ का प्रतिरोध है। तो यहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, काफी आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब करते हैं अपना अगला टॉपिक। चलिए करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो अपना अगला टॉपिक है आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, यानी जो सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, एक मिनट। तो पहला है, यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कहने का मतलब, यदि सेल की जो प्लेटें हैं, जो हमने एनोड और कैथोड प्लेटें बनाई थी, ये इनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है, ये वाली जो दूरी है, ये जितनी ज्यादा होगी तो उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वह उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अगर सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और निर्भर मतलब दूरी ज्यादा तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा, और अगर दूरी कम होगी तो उतना ही आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, यहां से दूसरा है हमारा, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब, ये जो प्लेटें हैं, ये जो प्लेटें हैं, यहां से तो हम
आर अनुक्रमानुपाती, अगर बीच की दूरी डी है तो डी ज्यादा मतलब आर ज्यादा, ठीक है। यहां से इनका क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी आर व्युत्क्रमानुपाती 1/, अच्छा ए क्षेत्रफल की, तो यानी इन प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है विद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो विद्युत जो उसमें जो रसायन भरा है, विद्युत अपघट्य जो भरा है उसकी क्वालिटी यदि बढ़िया होगी तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है उतना ही कम होगा। या फिर यहाँ पर हमने ये भी लिखा है क्षेत्रफल, हाँ जो डूबा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि घोल अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। आपने देखा होगा जब आप बाजार जाते हैं तो बाजार से उतना ही बड़ा सेल एक मान लीजिए 20 रुपए का आता है, उतना ही बड़ा सेल एक 40 का भी आता है, 100 का भी आता है। तो उसकी इतना महंगा क्यों है? क्योंकि उस सेल में जो घोल यूज किया गया है, जो रसायन यूज किया है वो अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर भी यह बढ़ जाता है, सांद्रता बढ़ाएंगे तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है बढ़ जाएगा। तो ये और भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने ये जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दिए हैं। अब करते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है सेल के टर्मिनल विभवांतर V, विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध। हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है जिसमें क्या हो, आपका टर्मिनल विभवांतर V हो, विद्युत वाहक बल E हो और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो। इसे हम ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझते हैं, पहले बनाते हैं डायग्राम। तो हम एक डायग्राम बना रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, एक परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R लगाया है और एक E विद्युत वाहक बल तथा R आंतरिक प्रतिरोध का एक सेल लगाया है और एक कुंजी भी लगा देते हैं इसमें ऐसे। ये R प्रतिरोध है और इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह V है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। हमने यही लिखा है। तो ये चीज लिखेंगे कि माना एक E विद्युत वाहक बल का सेल एक परिपथ में जोड़ा गया है। एक परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ा गया है। हमने क्या किया है कि एक E विद्युत वाहक बल का सेल लिया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और उस परिपथ में बाह्य प्रतिरोध हमने R लिया है। हमें देखिए, अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान सा डेरिवेशन है और इससे आगे की डेरिवेशन भी हम प्रूव करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, देखो यहां पर ये जो सेल है ये दो कार्य करेगा। एक तो जो भी मान लीजिए Q आवेश प्रवाहित अगर सेल कर रहा है तो उसे इस बाह्य प्रतिरोध में Q आवेश को प्रवाहित करने में एक कार्य करना पड़ेगा। दूसरा, इस आंतरिक प्रतिरोध यहां पर इसमें भी प्रवाहित करने में एक कार्य करना पड़ेगा। तो पहले हम दोनों कार्य को निकाल लेंगे और वही कुल कार्य होगा और यही इस डेरिवेशन का एक तरह से स्टेप है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना t समय में बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर t समय में Q आवेश प्रवाहित करने में, t समय में Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, सेल को कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होता है V इंटू क्यू, और यहाँ पे क्या होगा क्योंकि V का काम यहाँ E कर रहा है तो E इंटू
Q हो जाएगा। और आप जानते हैं क्योंकि Q बराबर होता है IT, तो यहां से W कुल, ये कुल कार्य है, क्या हो जाएगा, Q बराबर IT, तो EIT, कैसे भी आप I को चाहे कैपिटल बना लें चाहे स्मॉल बना लें, ये इतना कुल कार्य उस सेल को करना पड़ेगा। अब वह कुल कार्य दो जगह विभाजित हो जाएगा, एक तो इस R प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर V है, तो इसमें Q आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ेगा, और आंतरिक प्रतिरोध, दो जगह कार्य करना पड़ेगा, तो उस दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिखते हैं सेल के बाहर Q आवेश को बाह्य प्रतिरोध Q आवेश को यहां लिख देते हैं बाह्य प्रतिरोध आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो वो W क्या हो जाएगा, बाह्य, और W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू। अब V क्यों लिया है, क्योंकि इसके सिरों का जो विभवांतर है, बाह्य प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर है वो क्या है, आपका V है, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक सेल के अंदर क्या लिखेंगे, अंदर Q आवेश को यहां आंतरिक प्रतिरोध लिख दीजिए, Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। अब वो क्या होगा, W आंतरिक, अब फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू क्यू वही होगा, लेकिन यह जो हमने ऊपर V लिया था, यह लिया था इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों के मध्य का जो विभवांतर था, विभव पतन था, वो V था। यहां पर आंतरिक, यहां पे आप ले सकते हैं V डैश ले लो, क्योंकि वो तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका V डैश। अब यहां से अगर मैं W आंतरिक यानी इंटरनल का मान निकालूं, तो V बराबर होता है IR, तो स्मॉल r आएगा, और Q बराबर होता है IT, तो यहां से जो हमारा W आंतरिक आ जाएगा, W आंतरिक बराबर क्या हो जाएगा, I² RT, ये हो जाएगा इतना। यहां पर हमने कैपिटल लिया था, तो यहां पर भी कैपिटल ही ले लेते हैं, कैपिटल ही ले लो, तो ये भी आ जाएगा आपका I² RT। अब आपको निकालना है कुल, तो क्या करेंगे, बाह्य और आंतरिक कार्य को जोड़ देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा फिर कुल कार्य। तो सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, W मान लें उसको, तो क्या हो जाएगा, बाह्य, W बाह्य प्लस W आंतरिक। तो यहां से कुल का मान हमने कितना निकाला था, वो कुल निकाला था हमने EIT के बराबर, तो यहां पे रखेंगे EIT। W बाह्य हमने अभी कितना निकाला है, V इंटू क्यू प्लस, और हमने अभी ये निकाला है आंतरिक I² RT, ये इतना हमने निकाल लिया। आप चाहें तो Q की जगह पे यहां पर ही IT लिख दें, तो ये हो जाएगा आपका W बाह्य बराबर VIT, क्योंकि Q बराबर होता है IT, तो यहां से ये हो जाएगा आपका VIT। ठीक है, यहां तक चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। यहां पर हमने
आई कैपिटल लिया है, तो यहाँ पर भी कहाँ लिखा है, ये आई, ठीक है, तो यहाँ पर भी आई कैपिटल ले लेते हैं। अब आप देख रहे हैं दोनों साइड, देखिए यहाँ पर आई कॉमन है दोनों साइड और टी भी कॉमन है, तो आप आई और टी को कॉमन कर लीजिए, यानी आई टी कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ तो अच्छा, यहाँ तो ऐसे ही लिख दो, ये हो जाएगा ई आई टी बराबर आई टी कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा वी प्लस आई और ये वाला आर, ये इतना बचेगा, एक आई बाहर आ गया। देखिए आई टी से आई टी कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर क्या बचेगा आपका, वी प्लस आई आर। तो यहाँ से इस तरीके से आपका यह जो रिलेशन है, देखिए आप देख रहे हैं हमारा हेडिंग क्या था, टर्मिनल विभवांतर V, तो देखो आपका V आ गया, फिर आपका विद्युत वाहक बल E, तो E आ गया, और फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध R यानी स्मॉल r आ गया। तो यह जो क्या है, यह है आपका रिलेशन जो इन तीनों के बीच में स्थापित होता है। काफी आसान है, एक दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, फिर आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं कि और इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। तो चलिए समझते हैं इसको आगे। देखिए आगे हमारा क्या है, यह जो फॉर्मूला है, यहाँ से पहली कंडीशन हम देखें, देखो यहाँ पे मैं अगर V का मान निकालूं तो ये IR इधर आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि V बराबर E माइनस IR, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये हमने कंडीशन कब के लिए ली थी, अभी हमने गलती से वो मिट गया। देखिए हमने सेल को लगाया था और सेल के द्वारा उस परिपथ में हमने धारा प्रवाहित करवाई थी, यानी एक आर प्रतिरोध लगाया था, जिसमें सेल क्या कर रहा था, ऊर्जा आवेश प्रवाहित कर रहा था, यानी उससे ऊर्जा ली जा रही थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा मान ज्यादा है, यहाँ पर E का मान बड़ा है V से, आप देख रहे हैं E का मान बड़ा है E से। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जब अर्थात जब सेल से ऊर्जा ली जाती है, जब सेल से ऊर्जा ली जाती है, तो E का मान यानी विद्युत वाहक बल का मान बड़ा होता है टर्मिनल विभवांतर V से, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम ऐसा ले लें, यदि क्या करें, यदि I बराबर रख दें 0, I बराबर 0 का मतलब है उस सेल से हम कोई धारा नहीं ले रहे, तो I बराबर आप 0 रखेंगे, देखिए कहीं पर भी, चाहे आप यहां रख दो चाहे आप यहां रख दो, तो I का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा, कहीं पर भी रख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा E। तो जब सेल से धारा नहीं ली जाती है और ना ही उसको धारा दी जाती है, अर्थात E व V के मान बराबर होते हैं। मतलब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब सेल से धारा ना तो हम लेंगे और ना ही सेल को धारा देंगे, तो उस समय क्या होगा, उसका टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन हम ये भी ले सकते हैं कि जब सेल को चार्ज कर रहे हो, जब सेल को ऊर्जा दी जा रही हो, जब सेल को ऊर्जा दी जा रही होगी तब क्या होगा, देखिए जब सेल को ऊर्जा दी जाती है तो जो धारा की दिशा है वो क्या होती है, बदल जाती है। और दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि जब सेल यहाँ पर ऊर्जा दे रहा था तो E का मान बड़ा था, और जब सेल ऊर्जा ले रहा होता है तब V का मान बड़ा होता है E से, ये होता है, और धारा की दिशा बदल जाती है। तो यहां पर हम ऐसा फिर बोल सकते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस IR, ठीक है। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि इस V का मान बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जब सेल से ऊर्जा ली जाती है
तो उसका विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा होता है टर्मिनल विभवांतर से, और जब सेल को ऊर्जा दी जा रही होती है, मतलब सेल चार्ज हो रहा होता है, तब वहां पर क्या होता है, इस V का मान यानी टर्मिनल विभवांतर का मान ज्यादा हो जाता है विद्युत वाहक बल के मान से। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें। देखिए यह जो फॉर्मूला है E बराबर V प्लस आई आर स्मॉल आर है। अगर यहां पर हम V का मान रख दें आई आर, यदि V बराबर आई आर, तो क्या हो जाएगा, देखो E बराबर आई आर प्लस आई आर, यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, तो E बराबर I कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे R प्लस R बचेगा, I को नीचे ले आए तो E अपॉन I बराबर R प्लस R, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं I का मान निकालूं, यहाँ से ही I का मान निकाल लेते हैं, या I ऐसे ही, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R, यानी जो धारा होगी, विद्युत धारा इसके बराबर हो जाएगी कुल विद्युत वाहक बल बटे, अर्थात I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ये हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है, आगे यूज होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी हैं। चलिए करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक है सेलों का संयोजन, जो हम इसमें दो प्रकार से सेलों का संयोजन पढ़ते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ई विद्युत वाहक बल के एन सेलों को लिया है, जिन्हें हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ये हमने ऐसे जोड़ दिए, इनका आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। यहाँ पर आप देखिए श्रेणी क्रम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि पहले सेल का दूसरा सिरा, पहले सेल का दूसरा सिरा दूसरे सेल के पहले सिरे से, तथा दूसरे सेल का दूसरा सिरा तीसरे सेल के पहले सिरे से जोड़ते हैं, और यही क्रम आगे आगे चलता रहता है। संयोजन का यह जो क्रम है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। वहां से आगे करेंगे तो क्या है कि माना ई विद्युत वाहक बल और आर आंतरिक प्रतिरोध वाले एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ का बाह्य प्रतिरोध आर है, यानी ये जो प्रतिरोध है ये हमने आर ले लिया है। यहां से ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करनी है, अभी लास्ट में मैंने जो आपको फॉर्मूला I बराबर क्या बताया था, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो वहीं से शुरुआत करेंगे कि परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल विद्युत वाहक बल का मान निकालना पड़ेगा, कितना होगा, तो निकालते हैं कुल विद्युत वाहक बल। अब देखो यहां पर E कितने बार है, N बार। आप जानते हैं अगर E प्लस E होता तो हम E और E 2E हो जाता, 3 अगर 3 बार होता तो 3E हो जाता, 4 बार होता तो क्या हो जाता, 4E हो जाता। यहाँ कितने बार है, N बार है, तो कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। ठीक है, यहां से अब अगला है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो लिखेंगे परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, यानी परिपथ का कुल पहले आंतरिक प्रतिरोध निकाल रहे हैं हम। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का क्या फॉर्मूला होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने भी सेल होंगे वो जितने भी प्रतिरोध होंगे सब सीधे उनको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे देखो वही यहाँ से निकलेगा कि अगर R 2 बार होता तो कितना हो जाता, 2R, 3 बार तो 3R, और ये कितनी बार है, ये तो N बार है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, NR है, तो कितना हो जाएगा फिर यहाँ से, ये हो जाएगा RN या NR, तो ये तो हो गया आंतरिक। अब बाह्य, तो बाह्य R है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, इन सब से मिलके एक बन गया कितना, NR,
और ये 1 है, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का जब कुल निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर परिपथ का कुल प्रतिरोध वो कितना हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। तो आंतरिक कितना है NR और बाह्य प्रतिरोध कितना है कैपिटल R। तो ये कितना हो जाएगा N प्लस R। और ये हमने सीधे क्यों जोड़ा है, क्योंकि ये और ये आंतरिक प्रतिरोध सब कौन से हैं, श्रेणी क्रम में है। अब समीकरण 1 में आप मान रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है NR, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध मिला के कुल प्रतिरोध कितना है NR प्लस R। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका बनके आएगा। यहां से अब देखते हैं कुछ कंडीशन। स्थिति फर्स्ट, यदि क्या हो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो। यदि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा मतलब NR का मान R से काफी बड़ा होगा। यहां पर NR का मान क्या है, सॉरी यहाँ NE आएगा, NE, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा NR है इसका मान बहुत ज्यादा है और स्मॉल ये जो कैपिटल R है इसका मान बहुत कम हो जाएगा फिर, और जो बहुत कम है उसको हम छोड़ सकते हैं, यानी ये 0 के बराबर हम इसको मान लें। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो I बराबर NE अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा NR आ जाएगा, और ये जो कैपिटल R है इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से N से N कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा I बराबर E अपॉन R, ठीक है। यानी जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होगा तो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो वहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो E अपॉन R बनेगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि I बराबर 1 इंटू E अपॉन R। अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर V अपॉन R होता है, ठीक है। यानी यह एक सेल से प्राप्त धारा है, और हमने यहाँ पर कितने सेल जोड़े थे, हमने यहाँ पे N सेल जोड़े थे, और यहाँ पे धारा कितने से प्राप्त हुई, एक सेल से प्राप्त धारा। ये क्या है, इसे ऐसे बोल सकते हैं I बराबर एक सेल से प्राप्त धारा। मतलब क्या है कि यदि बाह्य प्रतिरोध की तुलना में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में हमें N सेलों को जोड़ने पर कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, धारा उतनी ही प्राप्त होगी जितना एक सेल से होगी। तो हमें क्या करेंगे, एक ही सेल जोड़ लेंगे, ज्यादा क्यों जोड़ेंगे फिर जब धारा उतनी ही मिलनी है। तो स्थिति दूसरी देखते हैं, स्थिति सेकंड। हम क्या ले रहे हैं कि यदि हम क्या करें, अब हम क्या कर रहे हैं, बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कर रहे हैं। तो जब आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा, बहुत कम होगा, और बाह्य प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, तो क्या करेंगे, वहां आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ देंगे। तो यहां से फिर क्या होगा, देखो I बराबर NE अपॉन ये 0 हो जाएगा NR, और क्या बचेगा R बचेगा। तो अब देखिए, अब ये क्या है, ये है आपका I बराबर N इंटू E अपॉन R। आप यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल से प्राप्त धारा थी और यहाँ पे N सेलों से प्राप्त धारा थी। तो यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं, ये है आपका I बराबर N सेलों से प्राप्त धारा। मतलब क्या है कि यदि जो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हो, तो N सेलों को जोड़ने का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि आपको जो धारा मिलेगी कुल धारा N सेलों से प्राप्त धारा के बराबर ही मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपने ये सारी चीजें अच्छे से समझ ली होंगी, और वीडियो अब ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूं मैं, अगला एक और पार्ट बना लेंगे जिसमें हम आपका समांतर क्रम संयोजन और किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु कवर करेंगे। अगर इसी में मैं करूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए साथियों, आप जो भी चीजें मैं करा रहा हूं आप अच्छे से उनको करते जाइए, फिजिक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान ही हो जाएगा। पिछले वीडियो में आपने कमेंट ही नहीं किए हैं, तो
मैं कोई भी दिक्कत आती है आपको तो थोड़ा कमेंट कर दिया करो, और कभी वीडियो में गैप हो जाता है तो आप लोग तो कमेंट करके कहते ही नहीं कि वीडियो नहीं आ रहा, मतलब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं शायद, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए जो भी हो, मैं जो कर सकता हूँ जितना मैं कर रहा हूँ, बाकी रिजल्ट तो आपकी मेहनत से ही आएगा। आप जैसी मेहनत करेंगे उस हिसाब से ही रिजल्ट बनेगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी टाइम है, फिर मौका नहीं मिलेगा, एग्जाम आ जाएंगे तो फिर तो क्या ही हो सकता है। अभी जितना भी समय है उसे यूज करिए अच्छे से, और मस्त रहिए, कोई ज़्यादा टेंशन मत लो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।